राकेश पाठक जी, क्या आपको लगता है कि शरद पवार ने जो आशंका जताई है, वाकई एक नाथ शिंदे में एक बाबूलाल गौर आपको दिखाई देता है, जिसके बाद किसी शिवराज सिंह चौहान को महाराष्ट्र में भी आना है? आप म्यूट हैं। अभिषेक जी, महाराष्ट्र के बारे में अब कोई आकलन करना, पहले से कुछ कहना बड़ा दुरूह होता जा रहा है। जब तुलसीदास जी वहां ग्राउंड जीरो पे बैठे और हम लोग लगातार 15-20 दिन कई बहसों में साथ रहे ही हैं, लेकिन सचमुच इतनी उसमें गुत्थियां हैं कि उसे सुलझाना अब आसान नहीं रहा। तो ये मानना पड़ेगा कि शरद पवार को लेकर जो ज्यादा लार्जर देन लाइफ जो शब्द लगातार तुलसीदास जी उनके बारे में कह रहे हैं, और सचमुच में जैसे नरेंद्र मोदी की माइटी हिमालयन मैन वाली जो लार्जर देन लाइफ इमेज बना दी गई है, वैसा ही कुछ कुछ शरद पवार को लेकर है। लेकिन इसके पीछे हकीकत तो यह है ही कि शरद पवार अब तक अपने अभियानों में अपने अब तक के राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते रहे। नहीं, मुझे ये ऐसा सवाल लगता है राकेश पाठक जी इसलिए उठता है कि जी नरेंद्र मोदी के कौशल को जी 2013 से पूरे देश ने राष्ट्रीय स्तर पर देखना शुरू किया है। वहां 9 साल पुराना कौशल है। शरद पवार की असंभव को संभव करने वाली कला को 1978 से पूरा पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, 44 मैं साल का इतिहास है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके खाते में सफलताएं हैं। इसलिए जी माना जा रहा था कि जब तक बिल्कुल पटाक्षेप नहीं हो गया, मंच पर आकर एक कुर्सी फिर दो फिर तीन कुर्सियां नहीं लग गई शपथ ग्रहण की, तब तक लोगों को कुछ घंटे पहले तक लगता रहा होगा कि शरद पवार खुलजा सिमसिम टाइप कुछ जादूगर आनंद की तरह अपने हेड में से निकालेंगे कोई करिश्मा, पर नहीं निकाल पाए। अब लेकिन उन्होंने जो कहा है, इसके नेतार्थ, इसका संदेश समझना बहुत जरूरी है। राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं शरद पवार, इसलिए वे समझ रहे होंगे कि यह सरकार शायद अपना जीवन पूरा नहीं कर पाएगी। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे अवसरों पर, खास तौर से जब कोई पार्टी टूटती है, दल बदल होता है, तो सांसद, विधायक, मंत्री से लेकर जो आम कार्यकर्ता है, जो बूथ पर बैठता है, उसका मनोबल टूट जाता है। मध्य प्रदेश में मैं साक्षी हूं इस बात का कि अच्छी भली सरकार बनी थी कमलनाथ की, और दल बदल के बाद जब सरकार गिरी तो कई महीने तक तो सन्निपात में थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको काठ मार गया था कि किस मुंह से जाएं बाजार में। लेकिन धीरे धीरे समय निकला और उन्होंने अपना आत्मविश्वास हासिल किया। भले ही उपचुनाव में उतनी सीटें नहीं जीते, लेकिन सम्मानजनक जीत रही। शरद पवार इस बात को समझ रहे हैं कि अंत में महाराष्ट्र के भाग्य का फैसला जनता ही करेगी, लेकिन जनता की अदालत में कब जाना है, इसकी रणनीति बनाने की तैयारी अभी से उन्होंने कर दी। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अभी जिन्होंने शपथ लिए 72 घंटे पहले, उनको चिंता हो गई होगी कि शरद पवार ने कह दिया कि 6 महीने में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, और हो सकता है उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो अमल होना है, स्थानीय निकाय के चुनाव का, मुंबई महान क्या उसका बरहन परिषद जो भी नाम है, महानगर परिषद, बीएमसी, उसका चुनाव, में हिंदी शब्द ढूंढ रहा था, बड़ा कठिन सा है वो कोई, तो उसके चुनाव में लिटमस टेस्ट हो जाएगा शिवसेना के मूल काडर का, कि जो दावा किया जा रहा है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है और उद्धव ठाकरे के साथ अब कोई नहीं है। जबकि आपकी ही एक बहस में शायद तुलसीदास जी ने बताया था कि सकाल ने कोई सर्वे किया था जब सरकार नहीं बनी थी, इन्हीं 12-13 दिनों में, कि 75 से 80% लोगों ने महाराष्ट्र के माना था कि शिवसेना असली उद्धव ठाकरे की है, और लोग मन से उनके साथ थे। अगर मन से साथ थे तो वो मतपेटियों में, मशीनों में दिखाई देना चाहिए। तो अंतिम फैसला महाराष्ट्र की सरकार का चुनाव के जरिए होगा। इसका संदेश शरद पवार ने देने की कोशिश की है। अपने खेमे, अपने तंबू में उन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए एक बूस्टर डोज दी है, छोटा सा एक इंजेक्शन दिया है, और दूसरा इंजेक्शन उन्होंने दूसरे मरीज को दे दिया है कि तुम निश्चिंत मत रहो, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो जिस शरद पवार को हम लोग राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी मान रहे हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ये नहीं समझ रहे होंगे कि ये कुछ भी कर सकते हैं आगे चलकर? तो अभी हमें देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति सचमुच पाइथागोरस की प्रमेय की तरह हो गई है कि बहुत आसानी से हल होने वाली है नहीं। अभिषेक जी। राकेश पाठक जी, शरद पवार की अगली रणनीति आपको क्या लगती है? क्या उनके एजेंडे में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, या 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, वो पहले? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 तो शरद पवार के एजेंडे में अभी नहीं होगा, और अगर वो एजेंडे में है भी
तो उसकी पहली आधारशिला तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ही रखी जाएगी, शरद पवार के लिए भी। उन्हें अपना, अजीत पवार का, सुप्रिया सुले का, इन सब लोगों का अगर भविष्य बचाना है, चाहे राज्य की दृष्टि से या केंद्रीय राजनीति में दखल बचाए रखने के लिए, तो उन्हें सबसे पहले विधानसभा चुनाव पर ही ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए ही एकजुट रखना पड़ेगा पूरे इस महाविकास अघाड़ी को। तुलसीदास जी ने ठीक कहा कि अगर ये तीनों एक साथ लड़ेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा, पर यह भी बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछला चुनाव तो जो लोग एक साथ लड़े नहीं थे, शिवसेना और भाजपा लड़ी थी, सरकार उनकी थी, तो ये लोग एक रह पाते हैं उस 6 महीने के कार्यकाल या 1 साल के कार्यकाल, या सच में जो पूरे ही निकाल ले 2.5 साल तक यही सरकार। लेकिन अभी इसमें 11 तारीख का इंतजार भी करना होगा। मैं तुलसीदास जी से आपके जरिए पूछना चाह रहा था कि 11 तारीख को तुलसीदास जी कोई उम्मीद है कि कानूनी नुक्तों में से कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाए कि पूरा परिदृश्य ही बदल जाए? अभी बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे समीर आत्म जी ने कहा कि चीफ विप का मामला है, बिल्कुल सही बात है, चीफ विप तो पार्टी का होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे, चीफ विप थे, उसकी चिट्ठी तो सोनिया गांधी पे लागू होती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिट्ठी, कि अगर उन्होंने कह दिया आज हाथ खड़ा करना है या यस बोलना है, नो बोलना है। तो ऐसे तमाम सारे संवैधानिक नुक्ते अभी बाकी हैं। तो ये सरकार हो सकता है उनमें से निकलकर, यद्यपि हमारा सौभाग्य, हम ऐसे कार्यकाल में, हम ऐसे युग में, हम ऐसे अमृत काल में पहुंच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में भी देश और समाज मुतमईन रहता है। उसको पता होता है कि सरकार के पक्ष में क्या क्या फैसले हो सकते हैं। एक आध नूपुर शर्मा जैसी झड़की तो अलग बात है, उसका अलग से कभी हम बात करेंगे। तो ये भरोसा किया जा सकता है कि 11 तारीख को भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही शायद कोई फैसले आए। लेकिन अगर एक भी लाइन, एक भी फैसला खिलाफ आ गया और फिर सदन में उसके मुताबिक कुछ होना किया गया, अगर वो 12 या 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हुए, तो इस सरकार का क्या होगा? यद्यपि अभी के आंकड़े में 20 का आंकड़ा अधिक है, आवश्यक बहुमत से 20 विधायक ज्यादा है तुलसीदास जी ना, मेरी जानकारी के मुताबिक। तो वो 16 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तब भी सरकार बच जाएगी। लेकिन एक ना एक संवैधानिक संकट तो फिर से पैदा होगा। तो अभी से ये कहना भी थोड़ी, महाराष्ट्र में एक नई रवायत देखने को मिली है जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। यदि किसी को दल बदल कानून को धत्ता बताना होता है तो सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी है कार्यशील, उसके खिलाफ पहले अविश्वास का एक नोटिस दे दो, फिर उसके बाद अपनी पूरी प्रक्रिया को, जब तक वो प्रोसेस आगे बढ़े तब तक इस दल बदल की प्रक्रिया को पूरी करो। ये धंधा जो शुरू हुआ है, मुझे तो लगता है कि कभी कभी किसी दिन लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी सदन में कुछ लोग नोटिस दे देंगे और उनको नोटिस देने के बाद कहेंगे कि अब उपाध्यक्ष जो है लोकसभा में कोई ऐसा काम कराया जाए कि इस तरह का कुछ खेल खेला जाए। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र मौजूदा दौर में जो चुनाव तंत्र बनाने की कोशिशें हैं, उस कोशिशों का नतीजा ये हो गया है कि अब हर संस्था पूरी तरह से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रही है। शरद पवार का इशारा भी संभवतः इसी तरफ था। मैं आपको याद दिला रहा हूं एक छोटी सी घटना, क्योंकि क्रिकेट मैच में काफी देखा करता था। सचिन तेंदुलकर और वेस्ट इंडीज के अंपायर स्टीव बकनर को लेकर तमाम तरह के सवाल होते थे कि स्टीव बकनर अक्सर तेंदुलकर के मामले में एलबीडब्ल्यू की उंगली उठा देते, लेकिन स्टीव बकनर को अंपायर नहीं रखा जाए, बीसीसीआई ने कभी अर्जी लगाई नहीं थी। वो भारत के मैचों में अंपायर हुआ करते थे। आज ये क्या हो गया है कि आज अंपायर को ही बाहर करने का खेल खेला जा रहा है। कल को कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस जा रहा है, ये भी हो सकता है कि नहीं फलाने जो सुनवाई करेंगे तो हमारा वकील इस केस को मूव नहीं करेगा। ये सीधे ये भी कहा जा सकता है, जब जो नई रवायत है शरद पवार की का जो कहना है, ये पूरी की पूरी घटना हुई है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार तो आएगी और जाएगी, लेकिन जो रवायत चल रही, इस रवायत की तरफ शरद पवार जैसे लोग या जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो भी कुछ करते हुए दिखाई देंगे आपको? देखिए अभिषेक जी, जितनी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके पैरों पर ये लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है, वे सब कमजोर हुई हैं, जर्जर हुई हैं। मैं समीर आत्मज जी की इस बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था सब कुछ। पहले भी, चाहे इंदिरा गांधी का समय रहा हो, सरकारें बनाई बिगाड़ी जाती थी। लेकिन जिस तरह अब सरकारों को बनाने बिगाड़ने में अपहरण उद्योग ने प्रवेश कर लिया है, तो जो अपहरण फिल्म आई थी उसको ही समझ लीजिए, आज हर 6 महीने में एक जगह वो फिल्म दिखाई जाती है, पूरा देश उसे देखता है टेलीविजन पर। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में
फिल्म चल नहीं पाई, पर्दे पर चढ़ के उतर गई। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं, ये अंततः लोकतंत्र के की जड़ों में मठा डालने की कोशिश है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि लोग कह सकते हैं इस जज से नहीं, तो ये प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी 10 या 15 दिन पहले किसी बहुत महत्वपूर्ण केस में एक जज ने खुद को अलग कर लिया सुनवाई से। अनेक ऐसे केस हैं पिछले 8 साल में, हम आपको गिनवा सकते हैं, हम थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगी आपको, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट जजेस ने खुद को लिखित में अलग कर लिया मामलों से। जब उन्हें लगा कि ये मामले राजनीतिक रूप से विवाद का विषय बनेंगे, सत्ता इससे असहज हो सकती है, तो उन्होंने कह दिया साहब मुझे इस बेंच से हटा दिया जाए। तो ये जो निर्लज्जता है सत्ता की, ये वो जो झीना पर्दा था पहले, जो इंदिरा गांधी के समय या उसके बाद राजीव गांधी के समय तक थोड़ी लोकलाज थी कि बहुत ज्यादा नग्नता पर नहीं उतरना है, वो अब भंग हो गई है। अब किसी को कोई लिहाज नहीं है, कोई संकोच नहीं है। और महाराष्ट्र तो इतना निर्लज्ज, इतना खुला उदाहरण है कि किसी चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए इससे ज्यादा और क्या निर्लज्जता हो सकती है कि 3-3 राज्यों में विधायक भागे जा रहे हैं, इधर से उधर पर्यटन कर रहे हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं कर पा रहा। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि दिग्विजय सिंह वगैरह वहां तो बात ही नहीं कर पाए थे विधायकों। ये तो यहाँ से जो गए वो वहीं होकर रह गए, गुवाहाटी जो पहुंचे। तो अंततः इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, ये बहुत चिंता की बात है। शरद पवार इसकी गंभीरता कितनी समझ रहे हैं वे जाने, लेकिन हम जरूर समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के चारों पाए हिले हुए हैं इस समय, और इस सबको हिलाने का काम सर्वोच्च शिखर से हो रहा है। ये उससे भी ज्यादा चिंता की बात है। जो संविधान की, जो सत्ता की संरक्षक है, जो शासन की सर्वोच्च इकाई है, वही अगर इसमें घुन लगाने का काम कर रही है, उसे खोखला कर रही है, तो इसे बचाने का काम जिस विपक्ष और मीडिया पर है, उसके बस में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई सुन नहीं रहा। आप कहना चाह रहे हैं कि राकेश पाठक जी, आप कहना चाह रहे हैं कि जो जेपी नड्डा के शब्दों में जो देवताओं के देवता हैं, ये सबके सूत्रधार वही हैं क्या? देखिए, अब ये भी किसी को बताना पड़ेगा क्या कि सबके सूत्रधार वही हैं? वे निश्चित तौर पर देवताओं के देवता हैं, वे अवतार हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भगवान राम का अवतार कहा है। उत्तराखंड के 2 मुख्यमंत्री उन्हें भगवान राम की तरह पूजे जाने की बात कर चुके हैं। तुलसीदास जी के राज्य में, महाराष्ट्र में बीजेपी के कोई प्रवक्ता हैं, वे विष्णु का 11वें अवतार बता चुके हैं। तो हम और आप कौन? हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए हमें भी मान लेना चाहिए कि वे सचमुच ईश्वरीय अवतार हैं, वरना कोई कारण नहीं है 130-140 करोड़ लोगों का महादेश इतनी सारी अनैतिकताओं, इतनी सारी अराजकता और अव्यवस्थाओं को खामोश होकर सुन रहा है। निश्चित तौर पर इसीलिए सुन रहा है कि देश ये मान रहा है कि उसके भाग्य में एक ईश्वर मिला है जो देवताओं का भी राजा है। इसलिए लोग हर गलत के साथ हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हैं। हम और आप जैसे लोग ये 4x3 की 6 की स्क्रीन पर अपने नक्कार खाने में की तरह विमर्श कर लेते हैं, बाकी पूरा देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना में प्रवृत्त है। अभिषेक, फिलहाल इसे बचाने कोई जुगत मुझे नहीं दिखाई दी। मैं बहुत निराश हो जाता हूं कई बार, फिर भी हम और आप तो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, हम कभी नहीं चुप होंगे।